फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज भारतीय संविधान का जो क्लास है वह द यूनियन अर्थात संघ है, यानी संघ का शासन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले याद रखिएगा, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति एक बार जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। अगर इसके दूसरों शब्दों में कहें तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ऊपर वाले ने जो इंसान को बनाया है वह सब में अंदर क्षमताएं समान भरी है, किसी के अंदर क्षमताएं कम नहीं हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अपनी क्षमताओं का कितना सदुपयोग करते हैं, है ना। आप लोग का मेरे पास कभी कभी एक शिकायत आना शुरू हो जाता है कि सर नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत है, नहीं पढ़ पाएंगे, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मन नहीं कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि इन निगेटिविटी से आप बाहर होइए, है ना। जब तक आप अपने निगेटिविटी से बाहर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और देखिए, आप ही के ग्रुप में जितने भी लड़के हैं जो सफल होते हैं, उनको कोई स्पेशल ईश्वर बनाकर नहीं भेजे हैं। आप ही में है जो अपनी क्षमताओं को समझ करके उसका सदुपयोग कर रहा है, उसका ऊपर मेहनत कर रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, क्षमताएं पहचानिए और पहचान करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरा क्षमता से लग जाइए। नौकरी मिलेगा क्यों नहीं। देखिए, मेहनत करने वाले को नौकरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक ना। तो मैं यही कहूँगा आप लोग से कि आप लोग मेहनत कीजिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है हमेशा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघ अर्थात द यूनियन। समझिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ का वर्णन किया गया है ना। भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघीय शासन या संघ का वर्णन किया गया है, जिसे 5 अध्यायों में बांटा गया है। 5 अध्यायों में इसलिए बांटा गया है कि ये सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संसद का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहले इन भाग को हम 5 अध्यायों में बांटते हैं कि किस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो समझिएगा, आपको संघीय शासन को 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम अध्याय है अध्याय प्रथम। समझिएगा, अध्याय प्रथम में आपको संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, है ना। संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। नेक्स्ट में देखेंगे अध्याय दूसरे एवं तीसरे, है ना। ये आपको अध्याय दूसरा एवं तीसरा में संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है। संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 से 123 तक, है ना। यानी 79 से 123 तक आपको संघीय विधायिका का वर्णन किया गया है। उसके बाद अध्याय 4 में आपको संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक में। उसके बाद अध्याय 5 में आपको संघीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है
अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में, है ना। तो ये संघीय शासन को 5 अध्यायों में बांटा गया है। आप देखिए किस अनुच्छेद, किस भाग में क्या क्या पढ़ना है, किस अध्याय में। जैसे एक संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, और आपको संसद का गठन, संसद का गठन नहीं, महान्यायवादी, न्यायवादी, है ना, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, इनके विषय में आपको संघीय कार्यपालिका के अधीन आपको 72 से 78 तक में पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं संघीय विधायिका में। संघीय विधायिका में संसद का गठन, है ना, संसद का गठन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा का गठन तथा उनके कार्य विधियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संघीय न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट और का गठन और इनके अधीन मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में पढ़ना है। और आपको मैं बताया था 5वें अध्याय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारे भाग 5 के ये अलग अलग अध्याय हैं जिनमें बांट करके हमें पढ़ना है, ठीक ना। समझिएगा, संघीय शासन के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का वर्णन किया गया है ना। संघीय शासन के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, जिस पर भारतीय शासन टिका हुआ है ना, जिस पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है ना। संघीय शासन के अंतर्गत ही आपको कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, विधायिका का वर्णन किया गया है और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, जिस पर भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ में आपको कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को माना जाता है। फिर समझिएगा, भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभों में आपको कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ये 3 आधार स्तंभ है ना। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के चार आधार स्तंभ है। पहला कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस को भी लोकतंत्र के चौथे आधार स्तंभ के रूप में रखा गया। समझिएगा, जो संघीय विधायिका है यह विधि निर्माण का कार्य करती है ना। जो संघीय विधायिका है यह विधि निर्माण का कार्य करती है और विधि निर्माण का ये कार्य करती है, और जो कार्यपालिका है वह विधि के अनुसार ही शासन करती है ना। जहाँ तक फिर समझिएगा, विधायिका का जो प्रमुख कार्य है वह विधि का निर्माण करना होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य है वह विधि के द्वारा शासन करना होता है, और न्यायपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है, विधायिका द्वारा जो कानून बनाती है और उस कानून पे विवाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो उस पर यह निर्णय देती है या उसके विवाद को सॉल्व करती है, उसके समस्याओं को सॉल्व करती है, साथ ही न्याय देने का कार्य करती है, ठीक ना। तो ये हमारे संघ में। अब हम 1 नंबर में पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रपति, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि एक एक करके एकदम इम्पॉर्टेंट तरीके से और एकदम सिंपल भाषा में हम पढ़ाते हुए चलेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितना मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, चलते हैं हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले, है ना, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, समझिएगा, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, आर्टिकल 52, इसमें प्रावधान किया गया है, कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, है ना। भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 52 में किया गया है ना। भारत के लिए एक राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 53। समझिएगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और यह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के या मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करता है। फिर समझिएगा, जो राष्ट्रपति होता है यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, प्रधान होता है। साथ ही याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका का समस्त शक्ति आपको राष्ट्रपति में निहित होती है ना। संघीय कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 53 में। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या अर्थात राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। समझिएगा, राष्ट्रपति की योग्यता का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 58 में किया गया है ना। राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 58 में कहा गया है, ठीक ना। इसमें राष्ट्रपति के पद के लिए राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया है और इस योग्यता में निम्नलिखित बातों को रखा गया है, जिसमें एक है वह भारत का नागरिक हो। 2 नंबर में है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा नंबर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथ ही आपको चौथे नंबर में है कि लाभ के पद पर न हो, है ना। और 5 नंबर में है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार है उसे कम से कम 50 सदस्यों द्वारा लोकसभा के या दोनों सदनों के 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित एवं 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। समझिएगा, फिर राष्ट्रपति की योग्यता का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 58 में किया गया है ना, जिसमें प्रावधान है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, तीसरे में वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथे नंबर में है कि वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, और 5वां है कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए संसद के सदस्यों द्वारा कम से कम 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। समझिएगा, प्रस्तावित मतलब लिखित होनी चाहिए कि कोई 50 सदस्य इनको लिखित अनुमति देते हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं, और अनुमोदित का मतलब होता है मौखिक, इनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो 50 प्रस्तावित हों वही अनुमोदित हो जाए, ऐसा नहीं, अलग अलग होना चाहिए। अब समझते हैं लाभ का पद। समझिएगा, ये लाभ का पद है क्या। संविधान में याद रखिएगा, संविधान में लाभ के पद का कोई जिक्र नहीं है
है ना, लाभ के पद का कोई जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 102 में यह प्रावधान है कि संसद के सदस्यों के लिए संसद के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान केवल किया गया है ना, संसद के सदस्यों के योग्यता का केवल प्रावधान किया गया है ना। फिर समझिएगा, संविधान में लाभ के पद का लेकर कोई ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में प्रावधान है कि संसद के सदस्यों के लिए योग्यता का प्रावधान किया गया है। लेकिन आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह प्रावधान कर दिया, यानी लाभ के पद को परिभाषित किया कि आखिर लाभ का पद होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाभ के पद को परिभाषित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो नियमित वेतन पाता हो, वेतन और भत्ता पाता हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेता हो, नियमित रूप से सरकारी वेतनों का वह लाभ लेता हो, वह लाभ के पद पे आता है। फिर समझिएगा, आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया लाभ के पद को कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन वह नियमित वेतन भोगी हो, वह लाभ के पद पर है ना। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया तो संसद ने पुनः लाभ के पद को परिभाषित किया। इसने एक नियम बना दिया कि संसद चाहे तो किसी पद को लाभ के पद से हटा सकता है ना। किसी पद को, मान लीजिए अगर मैं एसएससी में या रेलवे में मैं अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी हूँ और संसद चाहे तो उसके लाभ के पद को, जो पद है उसको लाभ के पद से उसको हटा सकता है। ठीक ना, तो ये प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति की योग्यता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 58 में। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। समझिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 54 में किया गया है ना। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 54 में। समझिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के तहत किया जाता है, उसी निर्वाचक मंडल का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है ना का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 54 में। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये हम देख लेते हैं, है ना। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 54 में, और अनुच्छेद 54 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है ये देख लेते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। समझिएगा, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य मतलब क्या? लोकसभा एवं राज्यसभा, है ना। यानी ध्यान दीजिएगा, हमेशा निर्वाचित सदस्य यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। दूसरे में है सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। दोनों सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए, है ना। इसमें एमपी हो जाएंगे, इसमें एमएलए, इसमें सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी है, पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान सभा के
निर्वाचित सदस्य। तो समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इन तीनों निकायों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। समझिएगा, 1992 के पहले आपको दिल्ली एवं पांडिचेरी नहीं थी, है ना। 1992 से पहले केवल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य थे और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया है। फिर समझिएगा, 70वें यानी 70 अमेंडमेंट 1992 के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, उसके पहले नहीं थे। इसमें और एक प्रावधान है, समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में नॉमिनेट सदस्यों को, मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वो सभी सदस्य आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते हैं। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में आपको लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और जितने आपको विधान परिषद हैं उस विधान परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में, ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है मालूम है? समझिएगा, बहुत आसान ट्रिक है याद करने का ट्रिक। पहले भारत में कुल विधान परिषदों की जो संख्या थी वह 7 थी, लेकिन वर्तमान में जो विधान परिषदों की संख्या है वह 6 है। और कौन कौन है इसको देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, है ना। एक ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में विधान परिषद कहाँ कहाँ किस स्टेट में है ना। याद रखिएगा, भारत में कुल 6 विधान परिषद है ना। भारत में वर्तमान में कुल 6 विधान परिषद है। कौन कौन है एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। समझिएगा, ये हमारा ट्रिक है, क्या है समझिएगा, तू भी माजा कर, है ना। विधान परिषदों के लिए ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है विधान परिषद का, ये हमारा ट्रिक है। क्या चीज़, तू भी मजा कर। समझिएगा, यहाँ टी सा क्या होगा, तेलंगाना, तेलंगाना। ई से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, है ना। जी को समाप्त कर दीजिए, ए से आंध्र प्रदेश और के से कर्नाटका, के से कर्नाटका। समझिएगा, 1 2 3 4। ये बी से आपको बिहार, बिहार यानी तेलंगाना। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, ए से आंध्र प्रदेश और के से कर्नाटका। क्योंकि पहले 7 विधान परिषद थे, कौन सा, जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आपको जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, तो यहाँ का विधान परिषद समाप्त हो गया। इसलिए वर्तमान में विधान परिषदों की संख्या 6 है, जिसमें तू भी माजा कर, ये जे भी था, लेकिन जे को आप साइलेंट कर देंगे, है ना, तो आपको हो जाएगा TUBMAKR, ठीक ना। तो ये आपको तू भी माजा कर। तो ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि विधान परिषदों की संख्या कितनी है, तो 6 है, तू भी माजा कर। इस पे आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं
राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, वो था निर्वाचन, देखिए अनुच्छेद 54 में था राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का जो प्रावधान किया गया है वह आपको अनुच्छेद 55 में किया गया है, समझिएगा, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति का जो प्रावधान किया गया वह अनुच्छेद 55 में किया गया है, समझिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या हम और भाग लेते हैं? नहीं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, इन निर्वाचन में, इसलिए वह अप्रत्यक्ष रूप से हो गए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से जो विधियाँ अपनाई जाती है वह है आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, है ना, समझिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो आपको अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है ना। अब समझिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है उस विवाद के लिए अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है ना। अनुच्छेद 71 में समझिएगा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उस विवाद का जो निपटारा किया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत, है ना। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होता है या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली होता है और कोई पार्टी इस चुनाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तब उसके लिए जो निपटारा होता है अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होता है, 71 के तहत। और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर उस चुनाव से संबंधित निर्णय देता है तो वह निर्णय अंतिम होता है। तो ये हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की पदावधि, है ना, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति की पदावधि समझिएगा, राष्ट्रपति के पदावधि का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 56 में किया गया है ना। राष्ट्रपति के पदावधि का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 56 में किया गया है, समझिएगा। राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल है वह 5 वर्ष है ना। राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल है वह 5 वर्ष का है, लेकिन इसके पूर्व वह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है ना। वह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सामान्य रूप से वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पूर्व वह कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तब उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना देता है किसे? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। याद रखिएगा, यदि किसी भी कारणों से यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग कर दें या त्यागपत्र दे दें या इनको महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटा दिया जाए, तो हटाने के बाद 6 वर्ष के अंदर
पुनः राष्ट्रपति के पद को भरा जाना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि अगर राष्ट्रपति का जो शेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति ही शेष कार्यकालों के लिए वह शेष समयों के लिए वह पद को धारण करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 महीने से अधिक है तभी चुनाव कराए जाएंगे, है ना, तभी चुनाव कराए जाएंगे। तो ये हमारे राष्ट्रपति की पदावधि है ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 56 में किया गया है। सामान्य राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है होता है वह 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह कभी भी त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना देगा किसे, लोकसभा अध्यक्ष को। और जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणों से खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर में पुनः उसके पद को भरा जाना आवश्यक होता है ना। ये हमारा राष्ट्रपति की पदावधि होता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, समझिएगा, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 57 में 57, समझिएगा, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 57 में, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति पुनः अपने पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन या प्रतिबंधित नहीं है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को पुनः उनके दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है ना। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, भारत का एकमात्र और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिन्हें 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित किया गया था, है ना। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही 2 कार्यकालों के लिए निर्वाचित किया गया था। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकालों के लिए निर्वाचित नहीं किया गया है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, देखिएगा, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 59 में, है ना। आपको अनुच्छेद 59 में आपको राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो वेतन दिया जाएगा वह आपको भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, भारत के संचित निधि से दिया जाएगा, है ना। और राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी तरह का आयकर, इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना, यानी आयकर से मुक्त होगा, आयकर से यह मुक्त होगा। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वेतन है वह आपको 5 लाख रुपया है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वह 5 लाख रुपया है। फिर समझिएगा, भारत के राष्ट्रपति का वेतन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 59 यानी 59 में। इसमें कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वह भारत के संचित निधि से दिया जाएगा जो आयकर से मुक्त होगा। साथ ही भारत का जो राष्ट्रपति का जो वर्तमान वेतन है वह आपको 5 लाख रुपया है। तो ये आपका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 59 में। कंप्लीट। आगे बढ़ें तो अब देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, है ना। समझिएगा, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, समझिएगा, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60 में। समझिएगा, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, है ना, भारत का मुख्य न्यायाधीश आपको राष्ट्रपति को उनके पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ दिलाता है। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश न उपस्थित हो तो यह आपको इनके द्वारा निर्धारित किसी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा, किसी वरिष्ठ
न्यायाधीश द्वारा आपको राष्ट्रपति को उनके पद के लिए शपथ दिलाई जाती है ना। राष्ट्रपति को उनके पद के लिए शपथ, राष्ट्रपति को उनके पद के लिए शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश इनको आपको शपथ दिलाएगा। और एक बात समझिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति न हो तो अब आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तब को वरिष्ठ न्यायाधीश को त्यागपत्र देगा, है ना, ये याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में समझिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रक्रिया का जो प्रावधान लिया गया वह अमेरिका से लिया गया है। आखिर कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से राष्ट्रपति को हटाया जाता है? समझिएगा, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। और समझिएगा, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव तभी लाया जाता है जब वह संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किए हों, है ना। संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर, है ना, इनके विरुद्ध आपको महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया जो संसद में लाई जाती है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का मतलब होता है केवल उनको उनके पद से हटाया जाएगा, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो ये महाभियोग प्रक्रिया कहाँ लाया जा रही है? न्यायालय में नहीं लाया जा रहा है बल्कि संसद में लाया जा रहा है। और संसद में महाभियोग प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति के विरुद्ध वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में केवल इनको इनके पद से हटाया जा रहा है, इन्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। याद रखिएगा, संसद के किसी भी सदन में आपको महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा अगर जिस सदन में लाया जाएगा उन सदनों के 1/4 सदस्य लिखित अनुमति देंगे तभी आपको महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, है ना। अगर जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन में उपस्थित सदस्यों के 1/4 सदस्य जब लिखित अनुमति देंगे तभी जाकर आपको महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे, किसी भी सदन में जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना जरूरी होगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य होगा, है ना। उसके बाद जब राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और लाए जाने के बाद राष्ट्रपति के पक्ष में अगर 2/3 बहुमत से अगर बहुमत पारित हो जाता है, आपको मत पड़ जाता है, तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। फिर समझिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है अनुच्छेद 61 में किया गया है ना। महाभियोग प्रक्रिया आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण के करने के बाद कारण ही इनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। यदि लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, तभी इनके ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा वह संसद के
किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा, किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद में जो लाई गई महाभियोग प्रक्रिया होती है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। साथ ही राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाना जरूरी होगा। उसके बाद संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो लाई गई प्रक्रिया है, अगर संसद के राष्ट्रपति के पक्ष में राष्ट्रपति के विपक्ष में अगर 2/3 बहुमत से आपको पारित हो जाता है, संकल्प पारित हो जाता है, यानी संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध संकल्प पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है ना। यही हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक ना। तो ये हमारा भारत का राष्ट्रपति जिनसे संबंधित ये अनुच्छेद है। इसके बाद हम राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समझिएगा अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 52 इसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, साथ ही संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति स्वयं या अपने मंत्रिपरिषद या अधिकारियों के माध्यम से कार्य करता है। अनुच्छेद आपको 58 में योग्यता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन रीति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि या कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारे भारत का राष्ट्रपति के संदर्भ में था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा, ठीक। और कैसा मेरा क्लास जा रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।